हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने मेरे चैनल के ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज देखी होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम शायद मेरे को नहीं लगता है नहीं मिला, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जुलाई के थर्ड वीक में या लास्ट में उसका एग्जाम हो जाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली अगस्त भी बोला जा रहा है। कुल मिला के अगले 25 से 30 दिन में उसका एग्जाम हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे की जाए, कहाँ से किया जाए, इसका भी बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं। तो जितने क्वेश्चंस अवेलेबल हो, जितना आप प्रिपरेशन कर सको, एमएससी के क्वेश्चन, एमएससी में जो डेरिवेशन वाले क्वेश्चन है वो कर जाओ, क्योंकि अब और कोई ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते आप। और दूसरी चीज़, सारे सब्जेक्ट नहीं कर सकते तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट करो जिनमें आप स्ट्रांग हो। तो लास्ट लेक्चर में मैंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के क्वेश्चन कराए थे आपको, और इस लेक्चर के अंदर भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक बहुत फेमस क्वेश्चन जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, वो आपको मैं कराने वाला हूं। एंड होपफुली जैसे लास्ट के लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए थे, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ भाई, देखिए क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हाई वाज द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। माइकलसन मोरले के ही सारे क्वेश्चन है ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के हैं, जो रिलेटिविटी थ्योरी में आप पढ़ते हो और इसे आप ऑप्टिक्स के अंदर भी पढ़ते हो। पर अभी हम इसको रिलेटिविटी के एंगल से डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसको पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि पहला जो पार्ट है उसमें, जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि माइकलसन जो मोरले एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म ही क्यों किया गया था, और इस एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब कीजिए और इससे जो कंक्लूजन रिजल्ट निकले उनके कंक्लूजन लिखिए। एक टाइप का क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है उसकी बेसिक प्रिंसिपल और वर्किंग आपको बतानी है, और जो लोकलाइज्ड फ्रिंज है और कंडीशंस है उनको आपको एक्सप्लेन करना है। ये आपको ऑप्टिक्स के एंगल से पूछा जा सकता है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाला जो है नेगेटिव रिजल्ट बताना है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का। और फोर्थ वाला जो रिजल्ट है उसमें हमें माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना है, उसके प्रिंसिपल डिस्कस करना है, उसके रिजल्ट और कंक्लूजन डिस्कस करना है। तो ये चार तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब एक सभी का एक कॉमन सा आंसर बनेगा, उनको कैसे अलग अलग करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले ये इसका एपरेटस होता है जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इसमें क्या होता है, एक सोर्स होता है जो लाइट सोर्स होता है, जिससे लाइट आएगी, बीम, लाइट की बीम आएगी जिसकी स्पीड होगी c। यहां पर एक स्प्लिटर लगा है, स्प्लिटर क्या करेगा, जो लाइट बीम आएगी उसको स्प्लिट करेगा, एक को भेज देगा ऊपर की तरफ और एक को यहां भेज देगा। ठीक है, फिर यहां पर एक लगा दिया है मिरर, फिक्स मिरर, और ये वाला जो मिरर होता है मूवेबल मिरर होता है। यहां पर एक प्लेट लगा देते हैं, कंपनसेटर जिसको कहते हैं। ये कंपनसेटर इसलिए लगाया जाता है कि जो लाइट है दोनों का जो पाथ है वो सेम रहे। अगर दोनों के पाथ में डिफरेंस आ गया तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ जाएगा। ठीक। और यहां पर डिटेक्टर लगा देते हैं जिसको टेलीस्कोप बोला जाता है। जो लाइट है वो घूमकर टकरा कर वापस यहां पर आएगी और इसी तरह से घूमकर टकरा कर यहां आएगी। ये वाला जो मिरर है फिक्स होता है और ये क्या कौन सा होता है, मूवेबल होता है। ठीक है, ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। अब ये जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है ये किया किस लिए गया, ये इसलिए किया गया कि जो एक हमारे पास एथर, एथर जिसको कहते हैं ल्यूमिनीफेरस एथर, ल्यूमिनीफेरस एथर एक तरह से आप मान लो पवित्र जल, लाइक जैसे पानी होता है, पानी ऐसे ही कोई एक एथर माना जाता था पहले कि कोई पवित्र जल है जिसमें से सारी चीजें जो है वो पास होती है। तो ये डिसअप्रूव करने के लिए कि ऐसी कोई चीज नहीं होती, उसके लिए माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ल्यूमिनीफेरस एथर का जो डिसअप्रूवल है उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। तो यानी कि ये जो भी आपको एपरेटस दिख रहा है, इस एपरेटस के चारों तरफ जो है ल्यूमिनिफेरस एथर है, जो ल्यूमिनिफेरस एथर है जो कि अपनी एक वेलोसिटी के साथ चल रहा होगा और लाइट की स्पीड अपनी एक स्पीड के साथ आ रही होगी। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, समझ आई बात। तो माइकलसन जो मोरले एक्सपेरिमेंट है 1887 में परफॉर्म किया गया, और इसको परफॉर्म किया अल्बर्ट ए माइकलसन ने और एडवर्ड मोरले ने, है ना। ये बेसिक चीजें हैं। क्यों किया गया, क्योंकि डिसअप्रूव करना था किसको, एग्जिस्टेंस ऑफ ल्यूमिनिफेरस एथर। जो एथर है, एथर जो होता है जिसको मैं बोल रहा हूं पवित्र जल, उसको डिसअप्रूव करने के लिए कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। और यहीं से फिर जो हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका फाउंडेशन पड़ा। ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्सपेरिमेंट का, एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि ये डिटेक्ट करना कि जो अर्थ की रिलेटिव मोशन है थ्रू द हाइपोथेटिकल ईथर, डिजाइन टू डिटेक्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ द अर्थ
अर्थ की रिलेटिव मोशन डिटेक्ट करने के लिए थ्रू द हाइपोथेटिकल एथर, यानी कि एथर वाइंड्स। मानिए कि जो हमारा सराउंडिंग है, यानी कि जो अर्थ है वो सन के रेस्पेक्ट में चक्कर लगाती है ना, और उसमें कोई भी मीडियम नहीं है, तो ये माना गया कि जो मीडियम है वो कौन है, वो हाइपोथेटिकल ईथर है ना। हाइपोथेटिकल ईथर है मतलब जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो पहले माना जाता था। तो उसकी एग्जिस्टेंस को खत्म करने के लिए कि ऐसी कोई चीज नहीं है, तो उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव ये था, विच वाज वंस बिलीव्ड, जबकि ऐसा माना जाता था पहले कि मीडियम थ्रू विच द लाइट वेव प्रोपोगेट, जो हाइपोथेटिकल एथर वो मीडियम है जिससे लाइट वेव प्रोपोगेट होती है, ऐसा पहले माना जाता था। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल ये है कि यदि अर्थ जो है वो एथर के थ्रू मूव करती है ना, और एथर की जो वेलोसिटी है वो v है, तो इफ द अर्थ मूव थ्रू द एथर विद वेलोसिटी v, अर्थ जो है वो एथर से v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो जो लाइट अर्थ के पैरेलल ट्रेवल करेगी और जो लाइट अर्थ के परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगी, तो लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू अर्थ मोशन शुड हैव डिफरेंट ट्रेवल टाइम। तो जो पैरेलल टू अर्थ चलेगी उसका डिफरेंट ट्रेवल टाइम होगा, और जो परपेंडिकुलर टू अर्थ चलेगी उसका डिफरेंट ट्रेवल टाइम होगा, है ना। ये प्रिंसिपल है इसका। और दूसरा है, अगर टाइम में डिफरेंस होगा, अगर टाइम में डिफरेंस होगा तो डिफरेंस शुड प्रोड्यूस अ मेजरेबल शिफ्ट। तो ये डिफरेंस जो इंटरफेरेंस फ्रिंज बनेगी, क्योंकि जब यहां पर लाइट आगे टकराएगी तो यहां पर इंटरफेरेंस फ्रिंज बनेगी, तो ये जो इंटरफेरेंस फ्रिंज है इसमें एक शिफ्ट आएगा जब इस एपरेटस को रोटेट किया जाएगा, जब इस एपरेटस को घुमा दिया जाएगा तो इसके अंदर एक शिफ्ट आएगा। ये डिटेक्ट करना कि अगर ये आता है या नहीं आता, ये टाइम में डिफरेंस आता है या नहीं आता, ये डिटेक्ट करना था मेन इसका ऑब्जेक्टिव। अब इसको हम करेंगे कैसे? एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लें पहले। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है साहब। फिर यहाँ पर एक बीम स्प्लिटर है साहब, ये बीम स्प्लिटर लगा हुआ है। फिर यहाँ पर है 2 मिरर्स प्लेस्ड एट राइट एंगल, तो एक ये फिक्स मिरर और एक ये मूवेबल मिरर, दोनों राइट एंगल पर हैं। फिर चौथी चीज टेलीस्कोप, जो कि डिटेक्टर का काम कर रहा है। वर्किंग क्या हुई, लाइट बीम आई लाइट सोर्स से, जो कि डिवाइड हो गई 2 परपेंडिकुलर बीम में। दोनों जो बीम है वो सेम डिस्टेंस पर ट्रेवल कर रही है। कंपनसेटर लगाया इसलिए कि जो डिस्टेंस है, जो वो ये वाली डिस्टेंस है, इसको सेम किया जा सके। ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी मिरर से और वापस से रिकम्बाइंड हो जाएगी, जिससे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेगी। उन फ्रिंजेस के पैटर्न को देखने के लिए क्या लगाया गया, डिटेक्टर लगाया गया। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट हो कैसे रहा है इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, रिवर और जो मैन स्विमिंग प्रॉब्लम है वो कंसिडर कर लेता हूं। तो मैं कंसिडर कर लेता हूं रिवर स्विमिंग प्रॉब्लम। रिवर स्विमिंग प्रॉब्लम में पहला केस मैं ले रहा हूं कि मैं यहां पर ऐसे एक रिवर फ्लो करा देता हूं। ये रिवर फ्लो हो रही है साहब, ये यहां पर रिवर का फ्लो हो रहा है। ठीक है, मान लो जो रिवर है ये किसकी तरह है, एथर। ठीक है, रिवर जो है ये है एथर, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, v है। इसकी स्पीड जो है वो कितनी है, v। और एक मैन है, मैन जिसकी स्पीड है कितनी, c। मैन जो है उसकी स्पीड कितनी है, c। तो मैन मान लो ये है, और इसको यहां से और यहां तक आना है, तो ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b। तो ये मैन की जो स्पीड है इसको मैं बोल देता हूं अभी u। एथर जो है, एथर की जो स्पीड है इसको मैं बोल देता हूं u। ये जो रिवर वाटर है, रिवर वाटर लाइक एथर, और इसकी स्पीड हो गई u, और जो मैन है उसकी स्पीड हो गई कितनी, v। हमें a से b जाना है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल हम मोशन कर रहे हैं। कौन सी मोशन कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल। हम मोशन कौन सी कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मोशन कर रहे हैं। तो यहां पर v जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो v ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है, v है। कितनी है, v है। और जो u है वो वेलोसिटी ऑफ वाटर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसको मैंने बोला u। तो अगर मेरे को निकालनी है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो vmw, उसको मैं कैसे लिखूंगा, vm माइनस vw। तो vmw की वैल्यू हमें कितनी रखी है, v। और यहां से vm जो है वो हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और vw विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितने दे रखा है, u। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, v प्लस u। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, v प्लस u हो जाएगा। कितना हो जाएगा, v प्लस u। ठीक है, v प्लस u, यानी कि जाना उसका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। v प्लस u वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये चल रहा है। तो यहां से और यहां तक मान लो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है एल डिस्टेंस है,
तो यहां से यहां तक का जाने का जो टाइम है वो मान लेते हैं हम t1 है। तो t1 जो है वो कितना हो जाएगा, l अपॉन ये हो जाएगा v प्लस यू। और t2 जो है वापस आने, क्योंकि वापस आना भारी पड़ जाएगा, वापस आना भारी इसलिए पड़ जाएगा क्योंकि अब अपोजिट आना पड़ेगा। तो वापस आने का जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, l अपॉन वी माइनस यू। वापस आने का टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, l अपॉन वी माइनस यू, क्योंकि ये जो है ये आप लिख दोगे माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू। ये क्या बन जाएगा, v माइनस यू। ये हमारे पास जो टाइम की वैल्यू है ये बन जाएगी। तो अब अगर मैं टोटल टाइम निकालूं तो टोटल टाइम जो हमारे पास आएगा, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम में दोनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, t1 प्लस t2। तो दोनों को जब आप ऐड कर दोगे t1 प्लस t2, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 2lv। v जो मैन की स्पीड है ना, हाँ, आपके पास बनेगा 2lv अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आपके पास कुछ ऐसा बनेगा 2lv अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब आप इसको इधर से देखो, अब आप इसके रेस्पेक्ट में देखो, माइकलसन मोरले के एक्सपेरिमेंट के रेस्पेक्ट में, ये सिर्फ समझाने के लिए कि हो कैसे रहा है। तो यहां पर जो एथर है, एथर की स्पीड को लिख लिया मैंने v। यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसको मैंने यहाँ वेलोसिटी ऑफ मैन लिखा हुआ था, वेलोसिटी ऑफ मैन को मैंने लिखा हुआ था v। और यहां पर इसको लिखा हुआ है c। यहां पर रिवर की जो स्पीड है उसको लिखा हुआ था मैंने u, यहां पर लिखा हुआ है इसको v। तो यहां पर जाने का टाइम जो है वो उल्टा लिख दिया है, c प्लस वी होगा ये। और आने का जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, c माइनस वी। आने का जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, c माइनस वी हो जाएगा। तो जब टोटल टाइम निकालोगे तो वो यही बनेगा एक्सप्रेशन। तो यहां पर बना था एल वी, यहां पर v की जगह क्या हो जाएगा, c। तो 2lc अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब मैं क्या करूं, अगर मैं नीचे से सी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूं, तो नीचे से अगर मैं सी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूं तो यहां बचेगा 2l अपॉन सी, और यहां पर बच जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इस पूरे की पावर -1। फिर यहां पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, v लेस देन सी लगाएंगे, तो हमारे पास जो ये टाइम है पैरेलल टाइम, या जिसको आप लॉन्गिट्यूडनल टाइम बोल रहे हो, वो ये टाइम आ जाएगा 2l अपॉन सी और ब्रैकेट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पैरेलल टाइम की। अब इसकी दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है कि अब मैं इसको फ्लो करा देता हूं परपेंडिकुलर। ऐसे ये रिवर चल रही है, ये रिवर अभी भी चल रही है, ऐसे इस तरह से ये रिवर चल रही है, और मैं इसको फ्लो करा देता हूं कैसे, परपेंडिकुलर। यानी कि आपको एक बैंक से दूसरे बैंक पे जाना है, ए से बी जाना है, यू जाना है आपको। और रिवर की जो स्पीड है वो ऐसे, रिवर ऐसे चल रही है, उसकी स्पीड थी यू। यानी कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल केस है उसमें एथर की स्पीड, तो एथर तो वी वेलोसिटी से चल रहा है। अब आप उसके परपेंडिकुलर जाना चाहते हो, तो परपेंडिकुलर कैसे जाओगे, आपको किसी एंगल पर चलना पड़ेगा। तो कितने एंगल पर, कि आपका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इसके परपेंडिकुलर आ जाए। आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो क्या आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए। तो ये स्पीड हो गई वी। अगर मैं यहां से इस तरह से पैरेलल लाइंस खींचता हूं, तो ये पैरेलल लाइन बनाता हूं, तो ये v है तो ये भी कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, और ये u है तो ये हो जाएगा। तो यहां एक ट्राइंगल बना ऐसा, ये ट्राइंगल बना, ये हो गया v, ये हो गया u। तो ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ये कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो जो जाने का टाइम है, मान लो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है l, तो जो जाने का टाइम है वो जाने का टाइम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा l। जाने का टाइम हो जाएगा, मान लो वो t1 है, तो जाने का टाइम हो जाएगा l अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और आने का टाइम भी क्या होगा, सेम होगा। तो आने का टाइम भी क्या होगा, l अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो जो टोटल टाइम आएगा परपेंडिकुलर जाने आने में वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2l अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको भी अगर मैं री अरेंज करके लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 2l अपॉन वी, और यहां पर बन जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और पावर -12। वापस से बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो परपेंडिकुलर टाइम जो आएगा वो बन जाएगा 2l अपॉन वी, और यहां से हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1/2 यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर टाइम आ जाएगा। ये वाला जो टाइम है ये परपेंडिकुलर। और एथर के केस में, यानी कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उस केस में v की जगह हो जाएगा c, और ये u की जगह, ये यहां पर u है और ये 2c स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों का टाइम डिफरेंस अगर मेरे को निकालना है तो सबसे पहले तो ये देखो दोनों में से ज्यादा कौन सा है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है, यहां पर क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि जो पैरेलल टाइम है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, परपेंडिकुलर वाले में। तो पैरेलल वाला जो टाइम है वो ज्यादा है किससे, परपेंडिकुलर वाले से। तो ये ज्यादा है तो यहां पर हम टाइम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो टाइम डिफरेंस निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी डेल्टा टी इक्वल्स टू एल वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, एल वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। अब एक छोटी सी बात मेरे को ये बताओ कि ये जो टाइम डिफरेंस है जीरो कब हो सकता है।
टाइम डिफरेंस जीरो कब हो सकता है? देखो दोनों एक्सप्रेशन देखो, दोनों एक्सप्रेशन में यहाँ पर एक टर्म आ रहा है 2l/c और इसी तरह से यहाँ पर भी एक टर्म आ रहा है 2l/c। अगर ये पीछे वाली चीज यानी कि v को मैं जीरो कर दूं, ये जो v लिखा हुआ है इसको मैं जीरो कर दूं, या ऐसा मान लूं मैं रिवर रेस्ट में, तो ये v जीरो हो जाएगा। और v जीरो हो जाएगा तो जो परपेंडिकुलर और पैरेलल का जो टाइम है वो दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। दोनों जीरो हो जाएंगे, जो टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दोनों जीरो हो जाएंगे तो टाइम डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब यदि जो एथर नाम की चीज है, या अगर मैं इसको रिवर बोट प्रॉब्लम के केस में देखूं, रिवर मैन प्रॉब्लम के केस में, तो यदि रिवर है ही नहीं और या फिर रिवर स्टिल है, तो दोनों केस में आपका जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? सेम, चाहे परपेंडिकुलर चलो और चाहे पैरेलल चलो। तो वही सेम कहानी यहाँ पर। सेम कहानी क्या कि यदि हम ये कह दें कि जो हमारे पास एथर है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, अभी फिलहाल हमारे पास टाइम डिफरेंस क्या आ रहा है? ये आ रहा है। अभी फिलहाल हाल फिलहाल टाइम डिफरेंस क्या आ रहा है? LV² आ रहा है। अगर हमें कह दिया जाए इफ देर इज नो एथर, देर इज नो एथर, यदि एथर है ही नहीं, तो एथर है नहीं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, या रेस्ट में है तो उस केस में जो पैरेलल टाइम है और जो परपेंडिकुलर टाइम है वो क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो अगर रिवर वाटर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो रिवर वाटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि एथर अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो परपेंडिकुलर और पैरेलल टाइम दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर टाइम डिफरेंस जीरो हो गया तो हमें जो यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल था या जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि ये हमें बताना है कि अगर एथर एग्जिस्ट करता है तो अर्थ के जो परपेंडिकुलर चलेंगे और पैरेलल चलेंगे दोनों टाइम अलग आएंगे, और अगर एथर एग्जिस्ट नहीं करता तो जो दोनों टाइम है वो क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे। अब दूसरा है इसमें कि जो शिफ्ट निकालना है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के अंदर, तो ये कब हो सकता है? जब एथर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है। अब अगर मेरे को ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालना है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का मतलब है कि यदि किसी मीडियम से लाइट ट्रेवल कर रही है तो पाथ डिफरेंस मतलब डिस्टेंस निकालने, तो डिस्टेंस किसके बराबर होगी? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो लाइट की जो स्पीड आ गई वो c, और टाइम जो डिफरेंस हमने निकाला वो टाइम डिफरेंस कितना आया था? LV²/c³। एक c से एक c कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ गया। अब फ्रिंज शिफ्ट निकालना है, तो यदि लाइट की वेवलेंथ लैम्बडा है तो नंबर ऑफ फ्रिंज जो है वो कितना आएगा, या फ्रिंज शिफ्ट वो कितना आएगा? पाथ डिफरेंस में आपको लैम्बडा से डिवाइड करना है। तो पाथ डिफरेंस जो आपने निकाला उससे LV²/λc², ये हमारे पास क्या बन गया? n की वैल्यू आ गई। अब यदि इस पूरे ऑपरेटर्स को 90 डिग्री से घुमा देंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2LV²/λc²। ये एक्सपेक्टेड फ्रिंज शिफ्ट है यदि एथर एग्जिस्ट करता है तो, अगर एथर एग्जिस्ट करता है तो। पर अगर एथर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो डेल्टा टी की वैल्यू जीरो होगी, पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा। पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो n की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि किसी तरह का कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं होगा। तो ऑब्जर्वेशन जो इसके आए ऐसा होना चाहिए, पर ऑब्जर्वेशन जो आए, ऑब्जर्वेशन ये आए कि किसी भी तरह का कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं हुआ। फ्रिंज शिफ्ट नहीं हुआ इसका मतलब n की वैल्यू क्या? जीरो थी। n की वैल्यू जीरो थी इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू क्या थी? जीरो थी। डेल्टा टी की वैल्यू जीरो थी इसका मतलब परपेंडिकुलर और जो पैरेलल टाइम थे वो दोनों क्या थे? सेम थे। तो इसका कंक्लूजन क्या निकले? कंक्लूजन निकले कि जो ल्यूमिनिफेरस एथर था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। स्पीड ऑफ जो लाइट है वो इंडिपेंडेंट होती है अर्थ की मोशन से। एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस अ नल रिजल्ट, इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। इस नल रिजल्ट को नेगेटिव रिजल्ट भी कहा जाता है। ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्या फाउंडेशन का काम किया? इसने किसका काम किया? फाउंडेशन का काम किया। अब इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो फर्स्ट मेजर एविडेंस अगेंस्ट द एथर हाइपोथेसिस, एथर हाइपोथेसिस के अगेंस्ट पहला जो मेजर एविडेंस था वो ये एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद माइकलसन इंटरफेरोमीटर ने जो फ्रिंज शिफ्ट है उसका फॉर्मूला निकाला। एक्चुअल फ्रिंज शिफ्ट जो है वो कितना आया? जीरो आया। इससे क्या पता लगता है कि जो लाइट है वो कंसिस्टेंसी ऑफ लाइट को क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। अब नेगेटिव रिजल्ट, इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जिसका मतलब नल रिजल्ट। नल रिजल्ट जो है उसको हम कहते हैं नेगेटिव रिजल्ट। तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो सभी डायरेक्शन में क्या होती है? सेम होती है, क्योंकि एथर एग्जिस्ट नहीं करता। एथर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जो टाइम है परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों डायरेक्शन में क्या आएगा? सेम आएगा। अर्थ मोशन थ्रू द सपोज्ड एथर कुड नॉट बी डिटेक्ट, यानी कि अर्थ की जो मोशन ऐसा माना गया था कि अर्थ के थ्रू हो रही है, एथर के थ्रू हो रही है, वो नहीं हो रही। तो एथर हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो गई? फेल हो गई।
तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि जो एथर है, ल्यूमिनिफेरस एथर, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू ऑल इनर्शियल फ्रेम। सभी जो फिजिक्स के लॉ हैं, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स, ठीक है। और ये जो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये बेसिस का इसने काम किया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द नेगेटिव रिजल्ट, यानी कि नल रिजल्ट ऑफ द जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है। इसमें फिर आपसे एक और चीज पूछी जाती है कि जो लोकलाइज्ड फ्रिंज इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर, लोकलाइज्ड फ्रिंज क्या होती है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में और वो कैसी कैसी बनती है। तो लोकलाइज्ड फ्रिंज क्या होती है, सबसे पहली बात तो जो इंटरफेरेंस फ्रिंज बनती है जो कि एक मिरर्स के पास में बनती है ना, नियर द वर्चुअल इमेज ऑफ वन मिरर, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड फ्रिंज कहते हैं। ये हमारे पास 3 तरह की बनती है। कौन कौन सी बनती है? एक सर्कुलर फ्रिंज। सर्कुलर फ्रिंज कब बनती है? जब दोनों जो मिरर है M1 और M2, एक जो फिक्स मिरर है और एक जो पैरेलल मिरर है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, एग्जैक्टली पैरेलल हो जाएंगे, तो जो हमारे पास फ्रिंज बनेगी वो कैसी बनेगी? सर्कुलर फ्रिंज बनेगी, ठीक है। और इस केस में जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है ओनली एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये क्या बनाएगा? सर्कुलर जो फ्रिंजेस है वो बनाएगा। उसके बाद दूसरी होती है स्ट्रेट पैरेलल फ्रिंज। स्ट्रेट पैरेलल फ्रिंज कैसे बनेगी? जब दोनों मिरर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, ऐसे जब दोनों मिरर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो तो हमारे पास जो फ्रिंज बनेगी वो स्ट्रेट पैरेलल फ्रिंज बनेगी, ठीक। कौन सी बनेगी? स्ट्रेट पैरेलल फ्रिंज। और तीसरी बनेगी हमारे पास हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक फ्रिंज कैसे बनेगी? एक मिरर ऐसे है, एक मिरर ऐसे हो जाए, या एक मिरर ऐसे है और एक मिरर ऐसे हो जाए। तो अगर इस तरह का जब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, मिरर्स आर नॉट परफेक्टली पैरेलल एंड जियोमेट्री इज असिमेट्रिक, तो ये जो फ्रिंज बनेगी ये कैसे बनेगी? हाइपरबोलिक बनेगी। या तो इस तरह की बनेगी और या फिर इस तरह की फ्रिंज हमारे पास बनेगी, तो इनको हम कहेंगे हाइपरबोलिक फ्रिंज। यहां पर कौन सी बनेगी? स्ट्रेट पैरेलल फ्रिंज बनेगी। और जब पैरेलल रखे होंगे तो पैरेलल रखे होंगे तो उस केस में सर्कुलर फ्रिंज बनेगी। कंडीशन क्या है पैरेलल फ्रिंज, ये लोकलाइज्ड फ्रिंज की? यदि एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है ना, एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस मस्ट वेरी विद पोजीशन, टू इंटरफेरिंग बीम मस्ट हैव नियरली इक्वल इंटेंसिटी, पाथ डिफरेंस शुड बी विद इन। तो ये इसकी कंडीशंस है जिनको आप लिख सकते हो, अदरवाइज यहां तक भी छोड़ के आओगे तो ये सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर के ऊपर पूरा आपको क्वेश्चन लिखना होता है। किस तरह से लिखा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। ये जो मैंने बताया आपको रिवर वाला और ये सब, ये आपके समझने के लिए कि ये हो कैसे रहा है। अदरवाइज एग्जाम में आपको ये कुछ नहीं लिखना, आपको ये सीधी सीधी ये वैल्यू लिख के आनी है कि ये ऐसा किया और उसके बाद आंसर इस तरह से आए। ये सिर्फ आपके समझने के लिए कि ये वैल्यू कहां से लाई जा रही है, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।